हेलो फ्रेंड्स। चलो, तो आज हम एनएलएम के मैं आपको लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन बताए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये वीडियो में भी 10 से 15 क्वेश्चन बता दो। इतने क्वेश्चन कर देते हो तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, निकल जाएगा। और आपने जो और मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को पूरी देखो। और मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे से सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कोई भी इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो लास्ट 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 वीडियो में 11 10 तक किए थे। आज 11th क्वेश्चन करता है। अप्लाइंग विद आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख सकते हो। अप्लाइंग विद बॉक्स एंड इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ड अबाउट द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन विद द 4 सेकंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। ओके, अभी जैसे ये प्लैंक था, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसा प्लैंक था और उसको धीरे धीरे ऊपर किया और यहाँ पे एक बॉक्स था, तो जब ये 30 डिग्री हो गया तब वो स्लाइड होना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एफबीडी बनाएंगे। सिंपल देखो, एक फॉर्मूला तो होता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ रिवर्स ऐसा कुछ बोलते हो तो याद रख सकते हो। जो मिनिमम एंगल होता है जिसको स्लाइड करता है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/√3। मतलब ये थीटा वो होता है जो जो मिनिमम टेन, मतलब जो मिनिमम टेन थीटा की वैल्यू पे अगर कोई ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो वही होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे 1/√3 करता है, मतलब 1/1.73 करता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब आप ऑप्शन में देखो, ऐसे दो ऑप्शन, और इसको मैं इक्वेशन से भी बना देता हूँ। देखो, इसको नीचे लगेगा mg, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाता है फ्रेंड्स mg sin थीटा। ठीक है, अब इसको ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये होता है mg cos थीटा। तो जो इसको नॉर्मल लगता है वो भी mg cos थीटा लगता होगा, ये सबको पता है। इसके mg के दो कंपोनेंट कर दिए, थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला mg cos 30 है, mg sin 30। तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos 30 होती है। और म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी होती है। तो म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू जो mg sin थीटा जितनी हो जाएगी, मतलब क्या, म्यू इंटू mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा कर दिया मैंने। तो देखो mg कट हो गया, म्यू की जगह पे tan थीटा आ गया। म्यू स्टैटिक आपको मिल गया म्यू 0.6। अब ऑप्शन से देखोगे तो म्यू स्टैटिक 0.6 ऐसा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। और हमेशा याद रखो, जो म्यू काइनेटिक की वैल्यू होती है वो म्यू स्टैटिक से कम ही होती है। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कम है। और दूसरी इक्वेशन से कैसे निकालोगे आप, एस इज इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर करोगे तो उससे आपको क्या पता चलेगा, एस की वैल्यू दी है 4 और टी की वैल्यू दी है 4। तो ये 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 16। तो ए की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/2। अब इसकी इक्वेशन बना दो, जब वो स्लाइड करेगा तो नीचे लगता है mg sin थीटा, ऊपर लगता है mg cos थीटा। और मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ माइनस म्यू इंटू म्यू, इस बार जो होगा वो म्यू के होगा, म्यू के इंटू mg cos थीटा। इसको आप बराबर कर दोगे एम ए के। देखो समझ में आया, नीचे इसको mg sin थीटा लगेगा, नीचे फ्रिक्शन म्यू इंटू mg cos थीटा लगेगा, और इसकी वैल्यू होगी इसके मास एंड एक्सेलरेशन। आपको सबकी वैल्यू पता है, mg sin थीटा की वैल्यू, म्यू के निकालना है और ए की वैल्यू पता है। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12th क्वेश्चन आना दिखने में बहुत भयानक लग रहा है, ठीक है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मैं, मेरे जैसा कोई होगा ना तो पहले तो डायमेंशन से ही सोचेगा। तो पूछा क्या है, टेंशन पूछा है। तो टेंशन की डायमेंशन हमेशा होती है मास इंटू जी, एम इंटू जी जितनी होती है, ऑब्वियस है। तो जी तो सब में है, और पूरे जो बाकी इक्वेशन में मास की डायमेंशन कौन बता रहा है। तो ऑप्शन ए में m1 m2 है, तो मतलब ऊपर m स्क्वायर की डायमेंशन होगी और नीचे सिर्फ m की डायमेंशन। तो ऑप्शन ए में m स्क्वायर बाय m यानी m हुआ, तो mg है। तो ऑप्शन ए डायमेंशनली करेक्ट है। ऑप्शन बी भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि उसमें भी देखोगे तो आप m स्क्वायर बाय m है। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी वो दोनों डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, क्योंकि ऊपर भी मास की डायमेंशन है और नीचे भी मास की डायमेंशन। देखो ये तो पढ़ा ही होगा ना, ऑप्शन सी में क्या दिया है, m2 प्लस म्यू m1। तो ये पूरे की डायमेंशन ही मास की डायमेंशन होगी और नीचे भी मास की डायमेंशन, तो कैंसिल हो गया। तो सिर्फ जी की डायमेंशन है तो टेंशन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी, सी और डी है तो वैसे ही हटा दूंगा। फिर आप चाहो ऑप्शन ए और बी में से कोई भी चूज कर सकते हो, अगर आपको अपने लग पे जाना है। बट अगर आपको सॉल्व भी करना है तो अपन सॉल्व करके देखेंगे। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप मतलब अगर कंप्लीट श्योर होना चाहते हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक ब्लॉक ए है जिसका मास m1 है, यहाँ पे वो पुली के साथ दूसरा m2 के ऐसे लटका हुआ, टंगा हुआ है, और इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के है, और इसका टेंशन पूछ रहा है। देखो इसकी एफबीडी बनाओ, क्या बनेगी इक्वेशन, नीचे इसको लगेगा m2 जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन ए से। अब जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये आगे आएगा, क्योंकि समझ में आता है जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूस स्ट्रिंग रहती है। तो इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, m2g
माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन बनाओ फ्रेंड्स, क्या बनेगी, आगे की तरफ टेंशन, पीछे की तरफ म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल यानी m1g सॉरी ऊपर वाला m1 है ना, हाँ ऊपर वाला m1 है, तो म्यू के इंटू m1g इज इक्वल टू लिख देंगे m1 इंटू ए। अब इसको ऐड कर दोगे तो टेंशन टेंशन कट जाएगा और एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको मिलेगी m2 माइनस म्यू m1 इंटू जी, और इस तरफ m2 प्लस m1 है तो m1 प्लस m2, ये आपको मिल गया एक्सीलरेशन की वैल्यू। और फ्रेंड्स ये एक्सीलरेशन की वैल्यू ये इक्वेशन में चाहे कोई भी इक्वेशन में ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो आपको मिल जाएगा टेंशन, क्योंकि ये पता है m2 इधर m2 है इधर m2g है, सब पता है तो सब टेंशन मिल रहा है, और आपको टेंशन मिलेगा सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन बी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 13 क्वेश्चन की बात करता है। 13 क्वेश्चन लिखा है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस। इस बार 3 मास है m1 m2 और m3। जो m1 और m2 है वो ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट करता है, रेस्ट कर रहा है, ये m1 है फ्रेंड, सॉरी ये m2 है, ये m3 आप क्वेश्चन में देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो, और बाद में ये पुली जो है उसके नीचे से यहाँ पे m1 जो है वो लटक रहा है। अभी क्या पूछ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 इज, तो सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन पुली फ्रिक्शनलेस में, हाँ, और तीनों का मास सबका ma है, तो बनाओ इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या लगेगी, इसको ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो एक इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये जो दो मास है इसका कुछ मैटर ही नहीं करता, ये दोनों का मास सेम है और दोनों एक जैसा ही है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये एक ही मास है जिसका टोटल मास 2m है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो दोनों में फ्रिक्शन एक्ट करता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसको ये जो दो मास का सिस्टम है, इसको आगे टेंशन लगेगा t, पीछे फ्रिक्शन लगेगा और आगे की तरफ एक्सीलरेशन से जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आगे टेंशन इन दोनों को लग रहा है t, पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा फ्रेंड्स, म्यू इंटू नॉर्मल होता है ना, तो इन दोनों का नॉर्मल मिला के कितना है m2g और m3g, मतलब mg और mg, तो 2mg है, तो नॉर्मल 2mg है, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा -2 इंटू म्यू mg, और आगे की तरफ एक्सीलरेशन से कितना जाएगा, नेट मास इनका 2m है और 2m इंटू ए लिख देंगे। तो ये पूछा क्या इक्वेशन में, एक्सीलरेशन ने पूछा ना, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, हाँ, तो इसको ऐड कर दोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में बचा क्या, mg कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 2 म्यू देख लो, और इज इक्वल टू 2m है 2m इंटू ए है, तो डिवाइड बाई 2m कर दिया, तो एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है, और m कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला, एक्सीलरेशन मिल रहा है फ्रेंड्स g/2 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, देख लो आप, ठीक है। नहीं देखो मैंने गलती कर दी, अब भी गलती कर सकते हो, बट नोटिस करो यहाँ पे मैंने ऐड किया इक्वेशन, तो यहाँ पे m और 2m 3m होगा ना, देखो मेरे से भी गलती हो सकती है, तो और ये 3m इधर जाएगा तो ये 3 जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, ऑप्शन सी है जो आपके डिस्प्ले पे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, द फोर्स अफेक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। देखो सिंपल सी बात है, f की इक्वेशन आपको पता होगा dp/dt होती है, यानी डेल्टा p बाई डेल्टा t, तो जो f और dt का कर्व होगा ना, f dt, यहाँ पे dp आ गया, तो अगर फोर्स और टाइम का इक्वेशन दिया है तो उसमें जो टोटल एरिया अंडर कर्व होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, सिंपल इतना याद रखो। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम फ्लो इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, तो टोटल एरिया अंडर कर्व ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना। ये जो एक ट्राइंगल है पॉजिटिव वाला है, फिर ये नेगेटिव का स्क्वायर है, और इधर रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल का पॉजिटिव एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, सबको पता। देखो मैं बता देता हूँ, जब चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है ना, तो जो फोर्स और टाइम का इक्वेशन में रहती है, मतलब जो ग्राफ रहता है उसका एरिया अंडर कर्व निकालता है, जैसे वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया अंडर कर्व आपको मतलब चेंज इन वेलोसिटी देता है, वैसे ही आपको जो फोर्स और मतलब टाइम का ग्राफ होगा उसको एरिया अंडर कर्व निकालोगे, वैसा आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो पहले जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस है 2 और एल्टीट्यूड है 6, ये हो गया 6, ये +6 है क्योंकि ऊपर की तरफ है। फिर जो नीचे का स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या करता है, लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ देखोगे अब 2 है और हाइट 6 है, 3 है सॉरी, तो 2 इंटू 4 -6 हो गया, तो +6 -6 इन दोनों का कैंसिल आउट हो गया। फिर जो थर्ड में स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखोगे थर्ड इक्वेशन में, वो स्क्वायर में बेस जो है वो 4 है, 4 to 8 है, और हाइट जो है वो 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। तो नेट देखो ये 12 है, ये -6 है और +6 है, तो टोटल कितना हुआ, ये -6 + 6 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा जो +12, तो ऑप्शन सी है फ्रेंड्स।
ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, 15th नंबर। Balloon with mass m is descending down at the acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with acceleration a? एक बलून जो है ना फ्रेंड्स वो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो उसमें से कितना मास मैं हटा दूंगा तो वो ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। तो उसमें ना देखो ब्यूएंसी फोर्स जो होता है ना वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उसका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और उसका वॉल्यूम अपन अभी भी सेम ही रख रहा है। तो पहले जो उसको ऊपर ब्यूएंसी फोर्स लग रहा होता है एफ बी, अभी भी उतना ही रहेगा। देखो कोई भी बलून होता है, कोई भी मतलब कोई भी चाहे चीज हो, उसको हमेशा ब्यूएंसी फोर्स लगता है, चाहे वो एयर का भी हो सकता है नहीं तो वाटर का भी हो सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो नीचे का प्रेशर होता है वो हमेशा ऊपर के प्रेशर से ज्यादा होता है, और उसका ब्यूएंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है जो डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग है इनटू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड इनटू जी। और इसमें अपन सिर्फ मास हटा रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रख रहा है वॉल्यूम, इसलिए अभी भी ब्यूएंसी फोर्स जो ऊपर की तरफ एफ भी लग रहा था उसको एफ भी रहने देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी 15 क्वेश्चन में? अब देखो जब वो डिसेंड कर रहा है तो नीचे की तरफ उसको लग रहा था, देखो हाँ नीचे की तरफ उसको लग रहा था एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा था माइनस एफ बी, और आ हो रहा था नीचे एम इंटू ए। अब अपन क्या कर रहे हैं, उसको उसमें से उसका मास पहले स्मॉल एम है ना, उसमें से सपोज अपन ने कैपिटल एम मास हटा दिया है, तो फाइनल मास बताओ कितना होगा उसका? स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम होगा। अभी जो स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम मास है उसकी इक्वेशन बनाओ। तो अभी मैंने क्यों लिखा, पहले नीचे आ रहा था ना इसलिए नीचे का फोर्स को पहले लिखा और ब्यूएंसी को बाद में लिखा, इसमें माइनस इज इक्वल टू एम ए। अब वो ऊपर जा रहा है तो मैं पहले एफ बी लिखूंगा, और मैं क्या करूंगा फाइनल जो मास है ना, लेट से अपन ने उसमें से कैपिटल एम निकाला है तो हमने को कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। उसका मास पहले स्मॉल एम था, उसमें से अपन ने कैपिटल एम निकाल लिया तो उसका मास एम माइनस कैपिटल एम हो गया। तो अपने को ये एम निकालना है कि कितना निकाला है उससे। तो अपन लिखेंगे नीचे की तरफ अब लगेगा एम माइनस एम इंटू जी। अब उसका मास इतना हो गया ना, तो अब जो नेट न्यू मास इतना है तो एम जी की वैल्यू भी स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू जी होगी। इसको मैं लिखूंगा स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मुझे इस कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पहले तो एफ बी की जगह आ जाएगी, फिर स्मॉल एम जी माइनस इसमें हो जाएगा स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, ये m प्लस एम स्मॉल एम दो एम हो जाएंगे, तो 2 इंटू स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी अपने को कैपिटल एम जी की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैपिटल एम जी इज इक्वल टू 2 एम ए माइनस एम कैपिटल एम है, तो क्या लिख सकते हैं एम इंटू जी प्लस ए। देखो ये माइनस एम को मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू 2 एम ए हो जाएगा। तो एम इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एम इंटू ए। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जी प्लस ए को मैं नीचे ले जाऊंगा तो हो जाएगी 2 इंटू एम ए अपन जी प्लस ए। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन है एकदम फालतू क्वेश्चन है, फिर भी लोग गलत करके आते हैं। 16 क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैं कुछ बनाऊंगा भी नहीं बताऊंगा भी नहीं। सिंपल सी बात क्या है, उसमें वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी सारे ब्लॉक से कांस्टेंट है, सारे ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 0 होना चाहिए। और पूछा भी तो नेट फोर्स है ना, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m, चाहे वो 2m हो, चाहे स्मॉल एम हो, चाहे 3m हो। अगर उन सारों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसी की भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये 16 क्वेश्चन हो गया आपका, डिस्प्ले हो रहा है, अब देख लेना 0 ही आएगा आंसर। अगर कोई 3mg या कुछ भी करके आ जाए तो एकदम ही ब्लंडर मिस्टेक है वो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है वो अपन ने पहले भी एक मोमेंटम वाला क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। An explosion breaks the rocks into 3 parts in horizontal. 2 of them go at the right angles to each other. देखो एक ब्लॉक था और 3 पार्ट्स में किया ना, तो लेट से हाँ 3 पार्ट्स में हुआ है, तो एक इस तरफ जा रहा है और उसकी स्पीड, और एक उसके राइट एंगल पे जा रहा है। और क्या बोल रहा है, द फर्स्ट मास ऑफ 1 kg, ये 1 kg वाला है, उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन में, मतलब इसको इस तरफ मोमेंटम मिल गया है 12 आई के, ऐसा लिख दो। फिर जो दूसरा वाला है 2 kg मूव्स विद 8 मीटर, तो इसको इस तरफ मिल गया 17 जेके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, सिंपल सी बात है। 12 और 16 का रिजल्टेंट जब दोनों अलग अलग एक्सिस पे होते हैं तो कैसे निकालेंगे, √12² प्लस √12² प्लस 16²। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x है और ये y है, तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं फ्रेंड्स 12² प्लस 16²। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 20। तो
तो इसका जो मोमेंटम है इस तरफ आएगा 20, तो जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम एग्जैक्टली अपोजिट आएगा 20, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा कि जो नेट मोमेंटम है पहले जो जीरो था अभी भी जीरो ही रहेगा। तो इसका मोमेंटम इस तरफ 20 kg मीटर पर सेकंड रहेगा, तो उसका जो थर्ड पार्ट की 20 मोमेंटम है ये अपन ने निकाल दिया, और उसकी स्पीड जो है वो 4 दी है, तो उसका मास कितना होगा वही निकालना है। तो मोमेंटम क्या होता है 20, अपने को पता है, मास इंटू 4 होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना मिल गया 5 kg। कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है, बट कोई नहीं, हो जाएगा, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लिनेशन थीटा, ये एंगल है, सॉरी इसका इंक्लिनेशन थीटा है, और ऊपर का जो हाफ है ना इसकी टोटल लेंथ अपन मानेंगे एल है, उसके ऊपर का जो हाफ है L/2 वो परफेक्टली स्मूथ है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 है, और हाँ, और लोअर हाफ का एंड द प्लेन विल अगेन कम टू द रेस्ट ऑफ द, मतलब ऐसे करो कि एक जो ब्लॉक है अपन यहाँ से यहाँ पे रख रहा है, फिर उसको जो ड्रॉप करा रहा है तो यहाँ पे आके वो रुक जा रहा है। अब यहाँ पे अगर वो स्मूथ था हाफ तक तो यहाँ तक तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुई, बट या डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। देखो ऊपर से अपन ने फेंका है, आधे तक तो फ्रिक्शन ही नहीं है, आधे ब्लॉक तक तो, आधे वेज तक तो तब तक तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा रहा और वो ग्रेविटी को अपोज करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी जो स्पीड है उसको धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो ये पूछा है कि कितना अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो यहाँ का, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे आके ये जीरो पे हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो। तो देखो अपन एक ही सिंपल तरीके से करेंगे कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी जीरो थी और यहाँ पे भी जीरो थी, मतलब नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है, अगर डेल्टा के जीरो है तो उसके ऊपर जो नेट वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा यहाँ पे mg sin थीटा। देखो इस तरफ फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, और कितने डिस्टेंस तक लगा है l। वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम होगी, इसकी डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है l। ये पॉजिटिव वर्क डन था ग्रेविटी का, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा था, वो ब्लॉक भी नीचे की तरफ आ रहा था। नेगेटिव वर्क डन में फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स लग कितना रहा है, माइनस म्यू mg cos थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। म्यू इंटू नॉर्मल लगता है फ्रिक्शन, और अगर वो काइनेटिक मोशन कर रहा है तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है म्यू इंटू नॉर्मल इतना ही लग जाएगा। लेकिन ये इसका डिस्टेंस कितना है, पूरे एल तक नहीं लग रहा था, सिर्फ नीचे वाले L/2 तक लग रहा था, तो ये नेगेटिव वर्क डन है फ्रिक्शन का। अगर उसकी डेल्टा के जीरो है, मतलब नेट वर्क डन बाय ऑल ऑन दिस पार्टिकल है जीरो, और दो ही तो चीज फोर्स वर्क करते हैं, ग्रेविटेशन और एक फ्रिक्शन, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, बराबर जीरो कर देंगे। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, ये l है, cos थीटा इंटू L/2, तो l कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये sin थीटा है और ये cos थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू बाई 2 बच रहा है, देख लो आप। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू टेन थीटा। म्यू की वैल्यू ये 2 को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन। फिर बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter. A bob is suspended from the roof of car by light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is. देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट हो जाएगा। तो आप एज्यूम कर लो ये वायर, ये कार का रूफ है। अब ये कार का रूफ है और इसमें से अपन ने एक स्ट्रिंग से एक बॉब को हैंग कराया है, और देखो कैसे एज्यूम करो, कार जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करेगी ना, तो ये बॉल को बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपन कार को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं ना, तो कार खुद मूव कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्वेस्ट करवाया यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये पता होगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है। तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना, ये वो इस तरह से कोई एक थीटा एंगल बना के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा क्या करेगा, इसके mg को बैलेंस करेगा, और ये वाला जो टी कॉस थीटा होगा, ये क्या करेगा, इसको इतना जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो प्रोवाइड करेगा। देखो समझो,
बाहर की तरफ इसलिए आ गया क्योंकि जो इस अगर वो सिर्फ ऐसा रहता ना तो उसको फोर्स ऊपर ही लगता है टेंशन, वो जो सिर्फ एमजी को बैलेंस करता, बट उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कब, जब इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तभी प्रोवाइड होगा। तो ये ऐसे आ गया, मतलब कुछ थीटा पे, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है टी, सॉरी ये थीटा है तो ये थीटा है, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये थीटा का टी कॉस थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करेगा, और ये वाला जो थीटा होगा टी साइन थीटा समझो वो एम स्क्वायर बाई आर देगा। तो इक्वेशन क्या बन रही है, सिंपल, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये टी इस तरफ आ रहा है तो टी का ये साइन थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और टी कॉस थीटा जो है वो एमजी के बराबर है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। देखो टी टी कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टेन हो गया, एम एम कैंसिल हो गया। अब अपने को क्या क्या पता है, टेन थीटा का थीटा की निकालना है, कितने एंगल बना रहा है, इसका वी भी पता है, इसका आर भी पता है, और जी भी पता है। ठीक है, ये जो लेंथ थी वायर की उसकी कोई वो यूज नहीं है, आपको बस वी की वैल्यू लिख देनी है। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये 100 हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू भी 10 है, 10 मीटर के रेडियस है जो कर रही है, और जी की वैल्यू भी 10 है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है, टेन थीटा की वैल्यू आ जा रही है फ्रेंड्स 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45 मतलब एंगल कितना होगा पाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया 19th क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये इनफ हो गए एनएलएम से इतने क्वेश्चंस, फिर वर्क एनर्जी पावर का सेशन अपलोड कर देता हूँ उसके बाद। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए पूरी वीडियोस देखना, और बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स हो गया, एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारे क्वेश्चन में अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और सारे वीडियो पूरे देखना। ओके, फिर 20th क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है ये सेशन का। पर्सन होल्डिंग अ राइफल, तो एक पर्सन है जिसके हाथ में राइफल है और दोनों का मास टोटल है 100 kg। ठीक है, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass 10 gram with a muzzle velocity of 800. The final velocity acquired by person and the average force exerted on the person. ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, जितना मोमेंटम आगे बुलेट लेके जाएगी उतना ही मोमेंटम ये बंदे को पीछे पे मिल जाएगा। तो बुलेट को पहले क्या लिखो, 10 ग्राम की बुलेट है यानी 10/1000 इतना किलो हो गया, क्योंकि अपन सारे किलो में लिख रहे हैं, मतलब 10⁻²² kg की एक बुलेट है। अब ऐसी 5 बुलेट निकल रही है पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, तो ये टोटल मास हो गया बुलेट का एक सेकंड में निकलने वाली, नहीं 10 निकल रही है टोटल, एक मिनट। stands on smooth surface and fires 10 shot horizontally in 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में इतना कर रहा है वो, तो उसका एक बुलेट का मास अपने लिखा है 10⁻² kg, और टोटल 10 बुलेट वो निकाल रहा है 5 सेकंड के अंदर। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा बुलेट का, 10 इंटू ये मास और इंटू हर एक बुलेट की वेलोसिटी जो हो रही है 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, देखो 10 बुलेट है, एक बुलेट का मास 10⁻² kg है, और सारी बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल बुलेट इतनी मोमेंटम लेके गई है, ये मीटर पर सेकंड है, तो बुलेट्स का नेट मोमेंटम भी 10⁻² कैंसिल हो गया, 80 kg मीटर पर सेकंड जो बुलेट है वो मोमेंटम लेके गई है, डेल्टा पी है। अब जो फोर्स निकालते हैं अपन कैसा निकालते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो 80 वो है तो डेल्टा टी कितना है 5 सेकंड है, तो 80 बाई डेल्टा टी कर दिया तो क्या आ गया 16। तो 16 न्यूटन जो फोर्स लगेगा वो पर्सन पे लगेगा एवरेज फोर्स, क्योंकि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है। तो ऐसा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। अब जो निकालना है कि ये पर्सन की क्या वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये पर्सन को भी डेल्टा पी 80 होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इसको आगे की तरफ 80 मिला है तो इनको पीछे की तरफ 80 मिलेगा। तो अगर इन दोनों को पीछे की तरफ 80 मोमेंटम मिल गया तो इनकी स्पीड कितनी होगी, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम पता है तो मोमेंटम बाय मास कर देंगे 100, इतनी स्पीड मिल जाएगी 0.8, वो भी माइनस में पीछे जा रहा है। तो कौन सा है ऑप्शन ऐसा, एक मिनट, 80 उनका नेट मोमेंटम था, 100 kg इनका नेट मास था, तो -0.8, हाँ -0.8 मीटर पर सेकंड सही है, मतलब -0.8 ही आएगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए है ना उसमें -0.08 है, बट आंसर तो -0.8 ही है, -0.8 मीटर पर सेकंड और 16 न्यूटन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।